हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया है एआईएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है एआईएफ इन्वेस्टमेंट, कैसे 2025 में इसी से सवाल आया हुआ था। फिर मैं आपको इसी के साथ समझाऊंगा एनबीएफसीज क्या होती हैं, आपको मैं कनेक्ट करूंगा किस तरीके से एनबीएफसीज वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। फिर रेगुलेटेड एंटाइटीज़ क्या होती हैं, और ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एडवाइजरी ओपिनियन क्लाइमेट ऑब्लिगेशन के ऊपर दे रखा है। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या ओपिनियंस हैं क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस के ऊपर, क्लाइमेट की जिम्मेदारियों के ऊपर। फिर मैं आपको बताऊंगा आईसीजी एक्चुअली में है क्या, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर आपको चीज़ें समझाऊंगा। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का हिस्सा है। इकोनॉमी एंड साथ ही साथ ये आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन का मोरओवर ये ज़्यादा हिस्सा है। फिर थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया में इनइक्वालिटी जो है उसको मेजर करने के लिए जो गिनी इंडेक्स है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये आर्टिकल उसके ऊपर डिस्कस करता है। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इसी से कनेक्टेड जीएस 3 2014 में सवाल आया था कि जो कैपिटलिज्म है उसने वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ लेके आई है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे डिस्पैरिटीज रिच और पुअर में बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या ये मानना सही है, क्या कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने से इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है इंडिया में? नहीं हो सकती। मैंने पूरा आपको क्वेश्चन ही समझा दिया। तो मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीटली इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप इस आर्टिकल के की पॉइंट्स का यूज करके आप दे सकते हैं। और केवल इसी से नहीं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर इससे भी कनेक्ट करूंगा, कैसे इस चीज़ को आप यहाँ से कनेक्ट करके दे सकते हैं। तो आज ये जैसे आपको मैं जनरली बोलता हूँ कि आर्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, बट उसके की पॉइंट्स को निकाल करके आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वही सेम चीज़ होगी। आज केवल इस आर्टिकल से पॉइंट नहीं निकलेंगे, आज इस आर्टिकल से पॉइंट निकाले मैंने, ताकि आप समझ पाएँ कैसे डिफरेंट आर्टिकल्स के पॉइंट को यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल आपका बात करता है आरबीआई ने जो गाइडलाइंस एआईएफ इन्वेस्टमेंट को लेके चेंज कर रखी हैं। सबसे पहले मैं आपको बढ़ने से एआईएफ का मतलब बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ही लेमन टर्म में समझाता हूँ। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे आप बोल रहे हो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसका? फंड ही है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगा फंड का। तो ऑल्टरनेटिव मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक रास्ता है, बोल रहे हैं ये रास्ता बी है, तो बी को ऑल्टरनेटिव कहेंगे। तो फंड में बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ना हो, ठीक है, तो हम मान रहे हैं ये स्टॉक मार्केट में आकर के लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना हो, इसके ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्टमेंट हो, तो उसी को हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। ठीक है, तो अब जनरली आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में वो लोग करते हैं जैसे आप कर रहे हो, तो आपके काफ़ी चीज़ें सेफ गार्ड होती हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव आप ढूंढोगे तो ऑल्टरनेटिव कौन, क्यों चाहिए आखिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? तो ये क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लब ऑफ इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग अपनी मनी को जनरली जो स्टॉक मार्केट में क्या दिखेगा, वहाँ पे आपको शेयर्स दिखेंगे, बॉन्ड्स दिखेंगे, ये सब एक रेगुलर वहाँ पे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं आकर के। लेकिन ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोग इनसे हट करके, यहाँ तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे हट करके जब जनरली ऑल्टरनेटिव रूट्स निकालने अपने पैसे को लगाने के लिए, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव? स्टार्टअप्स हो गया, रियल स्टेट हो गया, प्राइवेट कंपनीज हो गई, और जो हाई रिस्क कंपनीज होती हैं, इसमें हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज होती हैं, वहाँ पे ये लोग आकर के अपना पैसा लगाएं। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? ये चीज़ें शो करती हैं कि ये ऑल्टरनेटिव्स हैं पैसे को लगाने के। कौन लगाता है इस पैसे को? जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। इन शॉर्ट, आप हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी AIF आपको दिखे तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अलावा पैसा डालना। अगर स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं पैसा, तो वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है या नहीं? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या आता है? बॉन्ड आता है, इक्विटी आती है, ये सारे पार्ट्स हैं आपके किसके? स्टॉक मार्केट के। ऑल्टरनेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेट। सेबी ही भी इसको रेगुलेट करता है। इसकी जनरल कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 2 3। अगेन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, वो आपको एज अ कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं बनना है, बट इन शॉर्ट में आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि ये जो कैटेगरी 1 होती है, ये सोसाइटी के लिए गुड होती है, इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, ऑल्टरनेटिव रूट है, स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी, ये प्राइवेट इक्विटी के बाद होते हैं, हेज फंड होते हैं।
हेज फंड क्या होते हैं? हेज फंड को समझने के लिए आप इस सिंपल सी भाषा में समझो, हेज फंड एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे बहुत शॉर्ट सेलिंग होती है, मतलब जल्दी से पैसा लगाया जाता है, जल्दी से पैसा निकाल लिया जाता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हेज फंड की कैटेगरी में डाला जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कौन इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में? तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अब आपको बहुत ब्रॉड बोल दिया, लेकिन कोई भी कैसे करेगा? उसके पास हो, सबके पास क्या 1 करोड़ रुपए होगा? नहीं। तो जनरली ये लोग रिच या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है आपको मैंने पहले बता दिया, जैसे ये सारे रूट, स्टार्टअप्स में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो। ये जनरल पब्लिक के लिए जनरली नहीं बना होता है। कौन सा? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब इस आर्टिकल पे आते हैं। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन को दोबारा से रिवाइज किया। तो अब क्वेश्चन उठता है सर आरबीआई क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहा है? आरबीआई काम तो बैंक से रिलेटेड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तो मैंने बताया जैसे कि वो बात करता है किस चीज़ के ऊपर? स्टार्टअप्स के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे आरबीआई क्या कर रहा है? पॉइंट ये होता है, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो बैंक्स होते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो इनके पास जो पैसा होता है ये उन पैसों को इन्वेस्ट भी तो करते हैं ना। कुछ स्टॉक्स में डालते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, और कुछ लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी तो पैसा लगाते हैं ना। तो जब वहां पे पैसा लगा रहे हैं तो क्वेश्चन तक किसका पैसा लगा रहे हैं? पब्लिक का पैसा लगा रहे हैं। तो जब पब्लिक का पैसा लग रहा है वहां पे, तो आरबीआई का रोल तो आ ही जाएगा ना। तो आरबीआई ने अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट नॉर्म को रिवाइज किया। उन्होंने कहा है कि भैया जो रेगुलेटेड एंटाइटीज हैं, जब मैं कह रहा हूं रेगुलेटेड एंटाइटीज का मतलब ये है आरबीआई जिन्हें रेगुलेट करता है। आरबीआई किन्हें रेगुलेट करता है? बैंक को रेगुलेट करता है, ठीक है। एनबीएफसीज को भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक आरबीआई रेगुलेट करता है। तो जो जो चीजें आरबीआई रेगुलेट करता है उनको लेकर के अपने इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स बताए हैं कि वो लोग इन द सेंस रेगुलेटेड एंटाइटीज किस तरीके से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा भैया एक इंडिविजुअल रेगुलेटेड एंटाइटी कोई भी हो सकता है, लेट्स से पीएनबी की एग्जांपल ले लें, तो वो लोग केवल 10% ही अपना वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में डाल सकते हैं। अगर सारी की सारी रेगुलेटेड एंटाइटीज की बात की जाए, मतलब सारी मतलब टोटल बैंक जितने भी रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, अगर उन सबका पैसा मिला लिया जाए तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम से ज़्यादा, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या कहा, एक थ्रेशोल्ड रखा है कि भैया 100 रुपए है, तो अगर इस 100 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल जो बैंक है वो इंडिविजुअल रेगुलेटेड एंटाइटी आई वुड से, वो 20 रुपए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुल मिला के इतना, और फिर ये एक से इतना। अब क्वेश्चन होता है ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई कह रहा है कि जो बैंक्स लोग हैं ये लोग एआईएफ में अपना पैसा इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकते? कोई ना कोई प्रोविजन नॉर्म्स डाले हैं। तो आरबीआई ने अपने कुछ नॉर्म्स निकाले हैं कि आपको जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा, आपने क्या कहाँ पे किया हुआ है। अब ये सारी लाइन पढ़ोगे आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, सर ये सब बड़ा बोलो टेक्निकल टर्म्स लिखा है। मैं आपको बहुत ही आसान और सस्ती भाषा में समझाता हूँ इसको। होता क्या है, मान लें ये एक पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। इसने मुझे, मैं एक स्टार्टअप वाला हूँ, मुझे ए नाम है मेरा, मुझे 1 लाख रुपए दे रखा है। किसने? मान लेते पंजाब नेशनल बैंक ने। अब हुआ क्या, मैं लोन पे रीपे नहीं कर रहा हूं, तो पीएनबी को अब शक हो रहा है ये बैड लोन बन जाएगा। फिर बैड लोन होने के बाद क्या होगा, ये चीज पूरी की पूरी तरीके से एक पीएनबी के लिए नुकसान हो जाएगा। और जब पीएनबी का नुकसान होगा तो जो 1 लाख रुपए कहाँ से आए? ये तो पब्लिक मनी है। तो पब्लिक मनी है तो आरबीआई को आंसर देना पड़ेगा। तो पीएनबी बड़े चिंता में कि यार मैंने 1 लाख रुपए ले रखा है। तो मैं कहता हूँ भैया ऐसा है, मुझे 1 लाख रुपए और दे दो, फिर मैं पैसा, जो मेरा बिजनेस रुका है ना, वो मेरी डील्स रुकी है, मैं डील्स को दोबारा रिवाइव करके आपको पैसा वापस कर दूंगा। पीएनबी कह ना, अब भैया तुमको पैसा हम नहीं देंगे, और दे भी नहीं सकते क्योंकि आरबीआई इस चीज को मना करता है। तो पीएनबी को चाहिए अपना 1 लाख रुपए जो पहले दे रखा है। तो इस चीज को पाने के लिए पीएनबी क्या करता है, और पीएनबी नहीं, मैं ए हूं, तो मैं कहता हूं भाई ऐसा है, ये एक कंपनी बी है, एक काम करो, ये एक फाइनेंस कंपनी है, आप इसमें पैसा डाल दो 1 लाख रुपए, मैं इनसे बी से 1 लाख रुपए ले लूंगा। और ये जो बी है ये कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये स्टार्टअप हो सकता है, ये वेंचर कैपिटल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे पीएनबी ने इनको 1 लाख रुपए दिया, और वहां से 1 लाख रुपए मेरे पास चुपचाप आ गया। तो पीएनबी को भी पता है ये पैसा मेरे पास आ रहा है, लेकिन पीएनबी डायरेक्ट रूट से मुझे पैसा नहीं दे सकता ना, नहीं तो वो तो लोन कैटेगरी में आ जाएगा। तो पीएनबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का रूट अपनाया और उस रूट से पैसे मेरे पास भिजवा दिए। क्यों भिजवाए भाई? आरबीआई क्यों दे रहा है? ताकि मेरा पहला 1 लाख रुपए उसे मिल जाए। किसका? आरबीआई, बीएनबी का जो 1 लाख रुपए है वो चीज उसे मिल जाए। अब आरबीआई ने ये बात देखी, आरबीआई कहता है यार ये लोग तो मतलब अलग ही काटने पे लगे हुए हैं, ये लोग मतलब पैसे को इधर उधर घुमा रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा आप लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डाल रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है
कि जिस कंपनी को आपने दे रखा है पैसा, उस कंपनी को दोबारा पैसा इसलिए मत दो ताकि आपका पहला वाला पैसा वापस आ जाए, इससे आप और रिस्क में जा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए यही सेम चीज कह रहा है आरबीआई यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि आप लोग को पहली बात तो अपना पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना होगा, चीजें बतानी होगी कितना आप एक्सपोज हो रहे हो। एक्सपोज इन द सेंस, अगर आपने 1 लाख रुपए दोबारा दे रखे तो आपका दोबारा 100% दोबारा रिस्क पे आ गया। तो मैं कहता हूँ 1 लाख मत दो, 10,000 दे दो, तो आपका 10% रिस्क पे आया ना। 1 लाख का 10% आ तो मेरे पास ही रहा है, क्या उसकी रिटर्न होनी गारंटी है? नहीं है, लेकिन फिर भी पीएनबी विद होप डाल दे रहा है पैसा। तो ये चीज़ें आरबीआई ने हाईलाइट की कि आप लोग 5% से ज़्यादा पैसा इसमें नहीं डाल सकते हो अगर वो पैसा डेटर कंपनी मतलब मेरे पास अगर आ रहा है। तो ये है इस पूरी चीज़ को कहने का मतलब। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा। अब इसका पर्पस क्या है, ये जो रिवाइज गाइडलाइन हुई है क्या मतलब है? पहली बात तो ये है जिससे पैसे को दोबारा एवरग्रीनिंग ना हो। एवरग्रीनिंग इन द सेंस 1 लाख रुपए तो पहले दे ही रखे हैं पीएनबी में, अगर दोबारा दे रहे 1 लाख रुपए तो ये एवरग्रीन लोन चलता जा रहा है। कल को मैं फिर बोलूंगा भैया 1 लाख रुपए दे दो, जो पहले का 2 लाख है ना वो वापस मिल जाएगा। तो ये तो वही हो गया ना, आजकल बड़े स्कैम्स चलते हैं कि आप 2 लाख दो फिर आपको इतना वापस मिल जाएगा, 3 लाख दो, ये तो ये सारी चीज़ें तो एक एवर लास्टिंग एक साइकिल बन जाएगी। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है और आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया जिससे ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा मजबूत हो सके। फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं ना, उसमें एक क्लैरिटी रहे। ये ना हो कि बट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का यूज कर करके लोग एक प्रॉपरली इस फाइनेंस सेक्टर को ही ओपेक बना दें कि दिखे ही ना कि इधर से उधर बस कंपनी पैसा घूम रहा है, आखिरी में आ किसके पास रहा है वही नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, मैंने आपको हेज फंड का मतलब बता दिया। बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करता है पैसा लगा के रिटर्न लेने के लिए, मतलब हाई प्रॉफिट रिटर्न पाने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज करता है। अब देखते हैं, आपको मैंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बता दिया। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, यूपीएससी 2025 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आप यहां पे पढ़िए क्वेश्चन क्या, आर्टिकल कितना था, आर्टिकल महज ये 10 से 15-20 लाइन का आर्टिकल है, इसमें दो चीज मिल गए, एआईएफ और एनबीएफसी। यही चीज आर्टिकल आज का है, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले क्वेश्चन इसी के ऊपर आया हुआ है कि भैया आप सिंपल सा, वो डिटेल में नहीं गया यूपीएससी वाली, यूपीएससी ने क्या ये पूछा, नहीं कैटेगरी वगैरह कुछ पूछी नहीं, सिंपल पूछा कि आप हमें बस इतना बता दो कितनों को हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यूज करते हैं। मैंने बता दिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब ही होता है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना हो, मतलब नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो। तो वो चीज क्या है, क्या बॉन्ड आपका हिस्सा है एआईएफ का? आंसर इज नो, ये स्टॉक मार्केट का हिस्सा आता है। स्टॉक है, स्टॉक तो ऑलरेडी है ही स्टॉक मार्केट का हिस्सा। तो हेज फंड मैंने अभी बताया ये सब एआईएफ का हिस्सा है। वेंचर कैपिटल ये भी एआईएफ का हिस्सा है। और वेंचर कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था। आप सिंपल जब मैं कहा करूं कि आप इसको सर्च करो तो सिंपल वेंचर कैपिटल डालिए, यूपीएससी पीवाईक्यू डालिए, आपको दिख जाएगा। मैं आपको वेंचर कैपिटल समझा देता हूं पहले क्या होती है। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है मैं एक स्टार्टअप हूं। क्वेश्चन यही आया हुआ था कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें एक ऑप्शन था कि लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता टेक्निकली, जो पैसा डालती है कंपनीज। तो मान लो मैं एक स्टार्टअप हूं ए, मैं आपके पास आता हूं, आपका नाम है बी, मैं आपसे कहता हूं भैया मेरा ये बिजनेस है, मेरे इस बिजनेस का पोटेंशियल इतना है कि आप अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए दोगे तो मैं अगले 3-4 साल में आपको मैं 10 से 20% का प्रॉफिट दूंगा। तो क्या आप कोई बैंक हो? नो। क्या आपके पास कोई लाइसेंस है? नो। आप सिर्फ पैसा डाल रहे हो। पैसा डाल रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाओगे। तो वेंचर कैपिटल का मतलब ही होता है कि लोन नहीं होता, ये एक तरीके बस पैसा एक इन्वेस्टमेंट होता है जो एक इंसान या एक कंपनी करती है दूसरी कंपनी में। और दूसरी कंपनी जनरली क्या होती है? स्टार्टअप। ध्यान रखना, ये स्टार्टअप में होता है वेंचर कैपिटल। ऐसा नहीं है कि बहुत एक वेल एस्टेब्लिश स्टॉक मार्केट में एस्टेब्लिश कंपनी है उसमें वेंचर कैपिटल नहीं। वेंचर कैपिटल मेनली यूज होता है स्टार्टअप में ही, क्योंकि यहीं पे उनको हाई प्रॉफिट मिलता है। तो आप मुझे दोगे 1 लाख रुपए, कहोगे ठीक है, तो क्या मैं लायबल हूं आपका 1 लाख रुपए वापस करने के लिए? आंसर इज नहीं। ये कोई लोन नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से आपको मैंने एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया कि आपने 1 लाख रुपए डाले तो आपके 1 लाख रुपए अगर आप बैंक में डालोगे तो आपको 5 से 6%, 10% मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिल पाएगा, जितना 10,000 है। लेकिन मेरे पास डालोगे तो 20% मिलेगा, तो आपका पैसे का मैं 20% रिटर्न दे रहा हूँ। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ कहलाती है वेंचर कैपिटल। तो एक तो मैंने यूपीएससी 25 का ये कवर किया, साथ ही सेकंड क्वेश्चन वेंचर कैपिटल के ऊपर है, आप वो सर्च करिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट वन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम देखते हैं एनबीएफसी क्या होती है।
एनबीएफसी जैसे नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वैसे ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहलाती हैं। ये लोग जनरली कोई बैंकिंग ऑपरेशंस, इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, ये डिमांड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ये चेक इशू नहीं कर सकते हैं, वही सेम चीज़ लिखी है। और ये आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का हिस्सा भी नहीं होते हैं। मतलब अगर इसमें जनरली क्या होता है, आपका पैसा अगर बैंक में 10 लाख रुपए है, अब बैंक डूब जाता है तो क्या 10 लाख रुपए भी डूब जाएंगे? आंसर इज नहीं। आपको 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा मिनिमम। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपका 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आपने डाल रखे हैं उसमें, तो क्या आपको 1 करोड़ वापस मिलेगा? आंसर इज नहीं, आपको केवल 5 लाख ही वापस मिलने जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी मीन, ये एक इंश्योरेंस है, आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस गवर्नमेंट करके रखती है कि पैसा अगर कभी भी कोई बैंक डूबे तो उसमें आपको नुकसान ना हो, उसमें आपका पैसा एटलीस्ट 5 लाख रुपए तो बचाया रहे ना। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देख के सेट किया गया है। तो उसी चीज का हिस्सा ये एनबीएफसीज नहीं होती हैं, ठीक है। एनबीएफसीज के पास ये इंश्योरेंस नहीं होता है। तो एनबीएफसी जनरली करती क्या है, ये लोग एक सिंपल सी भाषा में क्या करते हैं, ये लोन देते हैं, ठीक है। लोन किस फॉर्म में देते हैं? जैसे आप सुनते हो महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये लोग फाइनेंस का काम करते हैं। ये लोग क्या कोई बैंक है? नहीं। क्या ये लोग कोई, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज टाइप होते हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में बने होते हैं। और ये लोग सिंपल कुछ ऑपरेशंस जैसे क्या होता है, फंडिंग करते हैं और फंडिंग करके उससे अपना इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है एनबीएफसी का मतलब। और जो पैसा आता है उस पैसे से ये लोग इन्वेस्टमेंट इधर उधर करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया एआईएफ क्या होता है। एक तो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट से अलग होगा उसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहेंगे। तो वहां पे लोग जनरली पैसा डालते हैं अपना। अब इसी से कनेक्टेड देखो 2010 में सवाल क्या आया हुआ था। देखो कभी भी ईयर के ऊपर मत जाना, अक्सर रिपीटेड सवाल एज इट इज आते हैं। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें क्वेश्चन को वो लोग रिपीट करते ही करते हैं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में। With reference to NBFCs in India, consider the following statement: they cannot engage in acquisition of security issued by government. क्वेश्चन पूछो, कभी भी आपसे कहा जा रहा है ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो पूछो वाई, वाई कांट दे डू? इनका मेन पर्पस क्या है? मैंने आपको अभी बताया, ये लोग तो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे ना जो इनको प्रॉफिट होगा, तो ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट। अगर कभी भी आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन ये वाला दे रखा है 1 2 बोथ नाइदर वाला, तो वहां पे अगर दोनों को कैनॉट करके दिया हुआ तो उसमें एक जरूर सही होगा, ठीक है। देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, 90% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग सेम पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे। एक में ये बोलते हैं ना, ऐसा दे सकते हैं कि इन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है ताकि इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज कर सकें, है ना। तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट, तो ये एक्सेप्शन है और ये चीज़ सही भी है। क्योंकि क्या वो एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं एनबीएफसीज? नहीं। क्या आपने कभी ऐसा मुथूट जाकर के, या फिर आप बोलो महिंद्रा के पास जाकर के, चोलामंडलम के पास जाकर के बोलो भैया ऐसा है आप मेरा अकाउंट सेविंग खोल दो, क्या खोल सकते हैं? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि उनके पास एक बैंकिंग लाइसेंस ही नहीं है, वो कोई चेक ही इशू नहीं कर सकते जिस तरह से जनरली बैंक इशू करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मतलब होता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा भी नहीं होते हैं। जनरली मान लो पीएनबी ने एक चेक इशू कर रखा है, पीएनबी का एक चेक है, वो एक इंसान के नाम है, उसका अकाउंट एचडीएफसी में है, तो अगर एचडीएफसी में लेके जाता है तो एचडीएफसी वाला मना नहीं कर सकता है क्या कि भैया हम नहीं ले रहे पीएनबी का, नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आरबीआई कहता है चेक बाउंस होना अलग बात है, लेकिन डिनायल होना एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो इस वजह से ये एनबीएफसीज नहीं होते हैं उसका हिस्सा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल। आरबीआई ने वही गाइडलाइंस को दोबारा वो कर रखा है, कहा है कि आप लोग टोटल जितने एनबीएफसीज हैं 20% ही अपना डाल सकते हो। अगर ओवरऑल देखा जाए, केवल इंडिविजुअल रेगुलेटेड एंटाइटीज 10% डाल सकते हो। आपको अगेन डेटा फैक्ट फिगर पे नहीं जाना, इससे सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल जिससे पूछ सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ एडवाइजरी ओपिनियन दिए हैं क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को लेकर के। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भैया ये स्टेट्स जब भी आईसीजी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो वो कंट्री होती है, स्टेट्स मतलब कंट्री। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स कहा जाए तो स्टेट्स मतलब होता है जैसे आपका यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लेकिन जब आईसीजी कॉन्टेक्स्ट में स्टेट लिखा हो तो समझिए कंट्रीज, जैसे अमेरिका, इंडिया, ये सब स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक इंडिविजुअल सिटीजन जाकर के केस नहीं लड़ सकता, इसमें कंट्री ही रिप्रेजेंटेशन करती है चीज़ों का। तो आईसीजी ने कहा है कि भैया स्टेट्स को मतलब कंट्रीज को अपना एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन
रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और रिड्यूस करना चाहिए, और ये रिड्यूस तब होगा जब आप मल्टीलैटरलिज्म को बूस्ट करोगे, और उसने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है। ये चीज़ इंडिया भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। इंडिया मल्टीलैटरलिज्म को बहुत प्रॉपरली फॉलो करता है इंडीड। वो नैम पॉलिसी को फॉलो करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता है। लेकिन अभी ये जो आईसीजी का आया है, ये तब आया जब यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। रिसेंटली आपने सुना था कि यूएसए ने क्या किया है, यूनेस्को से विड्रॉ करने की बात बोली है। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है? पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि भैया पूरे ग्लोब की जो वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये चीज़ पेरिस एग्रीमेंट कहता है, यूएसए ने कहा भैया हम इसको नहीं मानते। और यूएसए इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना ज़्यादा वहाँ पे बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट होता है, इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। अब यूएसए इससे विड्रॉ कर रहा है, और इसका एग्जांपल दे सकते हो, यूएसए बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आए, जिसमें क्या कहा उन्होंने, जितने भी फॉसिल फ्यूल सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी उनको रिवाइव कर रहे हैं दोबारा वो। मतलब ग्रीन सेक्टर से उनका दिमाग अब थोड़ा थोड़ा हट रहा है, और इसीलिए कहा है बाय 2027 हर एक जो इंसेंटिव सब्सिडीज हम दे रहे थे अभी तक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे ईवी में सब्सिडी मिल रही थी, अब वो बंद हो जाएगी। यही सबसे बड़ा रीजन है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प अलग हो चुके हैं वो लोग, है ना। तो यूएसए एक इतनी बड़ी इकोनॉमी होकर भी वो इस तरीके से काम करे, तो उसमें आईसीजी अपनी ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है, भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ डिटेल में बात करें, अक्सर क्या होता है कि जो ग्लोबल साउथ होता है, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जनरली हम लोग नॉर्थ साउथ को ज्योग्राफिकली देखा जाए इक्वेटर से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें एक और डिवीजन है। जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्रीज का, वो अक्सर रिच पार्ट कहा जाता है, और सदर्न पार्ट को एक पुअर पार्ट कहा जाता है। सदर्न पार्ट में क्या है, एक तो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, सब क्या है बहुत रिच कंट्रीज हैं? नहीं, दीज आर नॉट रिच कंट्रीज, ये कहीं ना कहीं रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, लेकिन ये लोग मनी रिच कंट्रीज नहीं है। यहाँ से रिसोर्सेज बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो आईसीजी वही कहता है कि भैया आपको जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का केस है, क्योंकि ग्लोबल साउथ अक्सर ये कहता है कि भैया नॉर्थ वाले सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, और साउथ वाले जो हैं उस चीज़ को सिर्फ बियर करते हैं। यहाँ नॉर्थ साउथ का मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। इक्वेटर को मिडिल लाइन समझो। तो कहते हैं नॉर्थ वाले क्या है, वो इतना कैपिटलिज्म करते हैं, वो लोग इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, लेकिन उससे नुकसान किसको होता है? हमें होता है। हमें फ्लड झेलने को मिलता है, हमारा क्लाइमेट वो होता है, बस उतना टेक नहीं होता, इनके पास तो होता है, कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को हाईलाइट करके आईसीजी ने CBDR एंड RC प्रिंसिपल को फॉलो किया। अब सोचो सर ये क्या है CBDRC, पता नहीं क्या क्या लिखा है। इसको मैं बहुत आसान भाषा में डिवाइड करके समझाता हूँ। कॉमन मतलब क्या है? कॉमन एक ऐसा इश्यू जो सबके बीच में एक समान हो। तो हर एक कंट्री में एक कॉमन है, वो क्या है? एनवायरनमेंट की सेफ्टी, ठीक है, एनवायरनमेंट सेव करना। अब लेकिन होता क्या है, क्या हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है? आंसर इज नहीं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए की है एनवायरनमेंट सेव करनी है, क्या उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नमीबिया की है? आंसर इज नहीं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की है, तो कॉमन तो है दोनों में एनवायरनमेंट को सेव करना, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, तो दोनों की जो कैपेबिलिटीज है वो भी तो डिफरेंट ही होंगी ना। ऐसा तो है नहीं यूएसए अगर 100 यूनिट का एमिशन कर रहा है तो 100 यूनिट के एमिशन को नमीबिया आके पे करेगा, नहीं। तो अगर 100 यूनिट का एमिशन यूएसए कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास कैपेबिलिटीज भी तो होगी ना। 100 एमिशन कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कैपेबिलिटीज भी होंगी। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है भैया जो जितना एमिशन कर रहा है वो उतने एमिशन को रिड्यूस करे, ठीक है। ये ना हो कि अगर एक इंसान एक्स है, एक कंट्री एक्स है, वो 100 यूनिट कर रही है और वो एमिशन का जो रिडक्शन है केवल 10 यूनिट कर रही है, बाकी 90 यूनिट पास ऑन हो जा रहा है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो एमिशन ही केवल 10 यूनिट का कर रहे हैं, और ये एक्स जो है केवल 10 यूनिट का रिडक्शन कर रहे हैं। तो जो 10 यूनिट का रिडक्शन ये एमिशन कर रहे हैं दूसरी कंट्री, इसके पास तो होगी ना, कि इसके पास क्या कैपेबिलिटीज होगी 90 यूनिट के एमिशन को रिड्यूस करने की? आंसर इज नहीं होगी। तो यही इनकी अक्सर कॉल होती है कि भैया आप उतना करो जितना आपकी काबिलियत है। ये उस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से क्लाइमेट ट्रीटीज में हाईलाइट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, एंड इसने बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया UNFCCC पे। UNFCCC क्या आपको बताया था? यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी से कनेक्टेड मैंने आपको बताया था अब UNF की जो COP समिट होने वाली है ब्राजील में,
इससे पहले एक प्री समिट होती है जो बॉन जर्मनी में हुई थी, वहाँ पे वो बहुत ही कंक्लूसिव नहीं हो पाई क्योंकि हर एक कंट्रीज ने अपना अपना जो टारगेट था पहली बात तो ढंग से फुलफिल नहीं किया और वो एक दूसरे ब्लेम गेम कर रहे थे। तो हाई चांसेस कॉप की समिट उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जो अब की होगी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से एम्फेसिस किया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात करता है। पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आईसीजी ने कहा है कि आपको फोकस ऐसा नहीं है कि भाई आपको केवल पेरिस पे फोकस करना है, आपको ओवरऑल हर एक एग्रीमेंट पे, हर एक ट्रीटी पे आपको उतनी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। ठीक है, वही सारी की हाईलाइट यहाँ पे उसने किया। फिर आईसीजी कहता है टेम्परेचर गोल की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल टेम्परेचर केवल 1.5 डिग्री का टारगेट करो। ठीक है, जैसे कॉप 26 में 28 में डिसीजन लिया गया कि भैया हमें ना 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक टारगेट रख दिया गया। तो आईसीजी कहता है भैया ये मत करो आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ना जितनी गर्मी कर रहे हैं कर रहे हो लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही कर सकते हो। कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं और फर्दर प्रमोट करेगा फॉसिल फ्यूल का यूज़। रेदर देन दिस आपको ये करना चाहिए जो करंट में है बस वहीं पे स्टॉप लगाओ और अच्छे से जो पीछे जाने की कोशिश करो। ये मत रखो कि हाँ चलो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो गर्म कर ही सकते हैं, ये तो फिर क्लाइमेट, क्योंकि नेचर को हमारी ट्रीटीज के बारे में नहीं पता, नेचर को हमारे जो कन्वेंशंस हैं क्योटो प्रोटोकॉल का नेचर को पता है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आती है, नहीं नहीं भैया क्योटो प्रोटोकॉल है हमें इतना ही बाढ़ आना है, ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उस कारण से ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वही चीज़ आईसीजी ने हाईलाइट किया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने हिसाब से ट्रीटी के प्रोविजंस को इंटरप्रेट ना करें। आप जहाँ जैसे हो आप वहीं पे अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर जो ऑब्लिगेशन पे जो बात की गई, आईसीजी ने कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं कहा है क्योंकि आईसीजी का मेन काम क्या है, आईसीजी का सिंपल ये है, दो कंट्रीज उसके पास पहुंचेंगी म्यूचुअली एग्री करके ए और बी, तो अब ए और बी के केस को सुनेगा, फिर आईसीजी अपना एक डिसीजन देगा, फिर एक तरीके से मीडिएटर ब्रोकर की तरह इस काम करता है। लेकिन जो आईसीजी अपना जजमेंट देता है वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता है किसी पे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट फॉर्म में वो बाइंडिंग इसलिए होता है कि अगर मान लो ए बी पहुंचे और ए की फेवरेट डिसीजन आया और ए कहता है हम नहीं मानेंगे, तो ए के बाद जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी तो हिस्सा होंगी ना, वो ए के साथ डील कर रही होंगी। जब देखेंगे कि भैया ए आईसीजी की बात ही नहीं मान रहा है तो मॉरल तरीके से इन्वर्स इम्पैक्ट होगा, इसकी इमेज डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो इस वजह से मानना पड़ता है सबको। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आईसीजी कोई स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म उसने नहीं बोला इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने कहा है कि भैया ये जो ऑब्लिगेशन है ये मेनली कंडक्ट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा ये किसी रिजल्ट पे फोकस मत करिए, अपने आप एक्शन और इस जर्नी पे फोकस करिए, किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो अपनी ऑब्लिगेशन, जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस आप करने पे लगे उसको रिड्यूस करो। इश्यूज क्या है, पॉजिटिव फॉर ग्लोबल साउथ क्या है कि भैया मतलब इस आईसीजी का जो डिसीजन है उससे क्या पॉजिटिविटी है ग्लोबल साउथ के लिए, कहीं ना कहीं इक्विटी की बात की, ग्लोबल साउथ भी वही सेम चीज़ बोलता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी वही सेम चीज़ बात की। ठीक है, ग्लोबल साउथ की अक्सर ये चीज़ होती है। हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्सर ग्लोबल साउथ कहता है, वही सेम चीज़ किसने की, आईसीजी ने वही सेम चीज़ हाईलाइट कर दी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दोबारा से हाईलाइट करता है जो ग्लोबल साउथ डिमांड करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि भैया हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई डेवलप कंट्रीज करेंगे, यही तो होता है जनरली। इसी के ऊपर कई बार 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। एक बार पूछा गया था कि भैया ये इसकी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी 1000 बिलियन, ये एक ऑप्शन में दिया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये इसके ऊपर सवाल बहुत आए हुए हैं। ठीक है, कंपनसेशन के ऊपर किसी न किसी फॉर्म में सवाल पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट कभी आर्टिकल होगा तो मुझसे, क्योंकि देखिए पॉइंट क्या होता है, आपको लग रहा है कि हाँ बस ये आर्टिकल है, पीवाईक्यू है, बट एक बार सोच के देखिए, आप द हिंदू का आर्टिकल पढ़िए, द हिंदू का आर्टिकल पढ़ने के बाद आप फिर उससे पीवाईक्यू को निकालिए, आप उससे मेन कनेक्टेड पीवाईक्यू को निकालिए, फिर उसका आंसर दीजिए। ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए कभी कभी डिले भी हो जाता है। आप नोटिस कर रहे होंगे कभी 2 बजे 3 बजे अपडेट हो रहा है, बट कोशिश मैं करता हूँ थोड़ा जल्दी हो। रीज़न कहीं ना कहीं यही होता है, आई वॉन्ट कि एक अगर भले ही मैं कम आर्टिकल लाऊं आपके सामने, बहुत ही क्रिस्प लेके आऊं, लेकिन ये रहे कि आपको उससे एक अच्छी खासी नॉलेज गेन हो। ठीक है, चलो फिर भी अब इसमें लिमिटेशन क्या है वो तो मैंने पॉजिटिव बता दिया, क्या क्या पॉजिटिव है, लेकिन आप नोटिस करो वो सबका सब कहीं ना वर्ड में है। रिसेंटली जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनकी वैल्यू इमेज बहुत ज़्यादा गिर गई है। रशिया ने पूरी तरह से मानना बंद कर दिया, यूएसए तो अब ऐसे झाड़ फूक करता है, ठीक है बोल रहा है भौंकने भौंकने, तो ऐसा वाला हो रहा है।
क्या जो इस बार हाई चांसेस है मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनकी वैल्यू डिग्रेड हो गई है, कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट वो लोग काम नहीं कर पा रहे, कंट्रीज यूनिलैटरली अपने तरह से स्टेप्स ले रही हैं। जैसे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इतनी खराब हो रखी है, आज से मतलब कब से खराब हो रखी है वो 23 अक्टूबर 2023 से, ठीक है, मतलब आई थिंक 5 या 6 अक्टूबर जब से स्टार्ट हुआ था, अभी तक सही नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं ये सारे फोरम्स फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ही बहुत बड़ी चीज़ निकल गया। सोल्यूशन एक ही है, डिप्लोमेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि आज मैक्सिमम सारे न्यूक्लियर पावर्ड है, और जब न्यूक्लियर पावर्ड है सब लोग कहते हैं न्यूक्लियर का गेम खेला करते हैं। तो कुछ नहीं, मेरे पास न्यूक्लियर है, ज़्यादा मत भिड़ो नहीं तो मैं मार दूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, लड़ते हैं, ज़्यादा बोलोगे ना अभी मैं बुला लाऊंगा, ऐसा करोगे ना वो कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुश करती हैं एक और वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो, एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होने के लिए, ठीक है। चलो, लिमिटेशन गैप्स की बात कर रहे थे। ये डेवलपमेंट जो इम्पेरेटिव है, मतलब ग्लोबल साउथ का होना ही है, वो चीज़ नेग्लेक्ट करता है। क्योंकि अभी भी जनरली देखा जाए तो ग्रीन फाइनेंस या फिर जो एमिशन करती हैं डेवलप कंट्रीज, वो लोग उतना पैसा नहीं दे रही हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये लोग जो नॉर्थ की रिलेक्टेंस है उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं एक्सेप्ट की है। इस बार जो आईसीजी ने बातें कही उसमें ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट हुआ है कि ये पहली बात तो नॉर्थ का रिलेक्टेंस है, वो लोग हाई अपनी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। भैया हम एमिशन कर रहे हैं, अरे यार जब आप लोग हर चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो, सारी इंडस्ट्री आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, देन व्हाई द हेल यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज द रीज़न व्हाई दिस। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपये में अगर आपको कुछ ऐसे तरीके से डालो जिससे बाकी जो आपने गंदगी फैलाई वो साफ़ हो जाए, दिक्कत क्या है? उसी से कनेक्टेड इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक काम किया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 रिलीज किया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ कंटेमिनेटेड एरिया रूल्स, जो अभी रिलीज कल के आर्टिकल में मैंने समझाया था यस्टरडे। क्या क्या कहा गया है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल कहा गया, जितनी भी कंटेमिनेटेड एरियाज हैं उन सब को प्रॉपर तरीके से दोबारा साफ किया जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाईलाइट होगा कि इसने गंदगी की है तो वो पूरी तरीके से उसे साफ भी करेगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल अप्लाई किया इंडियन गवर्नमेंट। तो ये चीज़ शो कर रही है कि इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि भैया हम लोग अपनी जिम्मेदारी को मान रहे हैं, हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। इसी से कनेक्टेड 25 में सवाल भी आया हुआ था कि जो इंडिया का मेडिकल सेक्टर है वो लोग अच्छे तरीके से अभी भी कार्बन एमिशन नहीं रोक पा रहे हैं। 3 स्टेटमेंट के हिसाब से था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वाला सेक्शन से सवाल था, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के ऊपर सवाल था वो, ठीक है। तो ये कुछ गैप्स और लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये चीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। ये जो पॉजिटिव मैंने बताया, ये पॉजिटिव सिर्फ वर्ड्स वाले हैं, इसमें असलियत में भी कुछ नहीं हुआ है। बोलते ना हमेशा वर्ड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, एक्शन इज़ ऑलवेज डिफरेंट, तो ये चीज़ शो करती है। अब मैं बात करता हूँ आईसीजे के ऊपर। 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1946 से वर्क स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन कहा जाता है। 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर टर्म पे इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन और काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच होती है इनकी जनरली। फंक्शंस क्या है? जो कंटेंशियस केसेस होते हैं, जैसे लीगल डिस्प्यूट्स होगा स्टेट के बीच में, ये कोई कंपनी या इंडिविजुअल केसेस को नहीं सुनते हैं। इनका ओपिनियन एडवाइजरी होता है, नॉन बाइंडिंग लीगल एडवाइस होता है। लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया नॉन बाइंडिंग तो है, लेकिन 2 कंट्रीज को फॉलो क्यों करना पड़ेगा वो भी मैंने आपको रीज़न बताया। लेट्स से एक फ्रांस है, एक इटली है, वो लोग अपने केस को लेके जाते हैं, कहते हैं हमें ये है, तो मानना तो पड़ेगा उनको भी। अगर फ्रांस के फेवर में जाता है तो इटली को मानना पड़ेगा, ठीक है। दे कैन नॉट डिनाई। अगर वो डिनाई करेंगे तो बाकी आसपास की स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे हैं, ये लोग बोलेंगे भैया तुम आईसीजी को नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हारे साथ कैसे डील कर लें, तुम तो भरोसे लायक हो ही नहीं, जब तुम इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं विश्वास कर रहे हो तो हम कैसे कर लें। तो इस वजह से आईसीजी का रोल बहुत ही पिवटल हो जाता है, ठीक है। चलो, रीसेंट रेलेवेंस में एडवाइजरी ओपिनियन जो आईसीजी ने दिया वो हाईलाइट करिए। फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर सीख कर रही हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं इसकी रेलेवेंस हो जाती है। केवल स्टेट पार्टीज इन केसेस में कर सकती हैं, जुरिस्डिक्शन वॉलंटरी होता है। आईसीजी तभी केस शेयर करता है जब दोनों पार्टी अपना कंसेंट दें कि हाँ चलो भैया ठीक है, अब हम लोग केस को आपके पास लेके आते हैं, आप इस पे अपना कुछ बताइए। तो 2 स्टेट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे एक आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो
कंट्री में इनइक्वालिटी है और उस इनइक्वालिटी को काउंट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका यूज़ होता है वो है गिनी इंडेक्स। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, क्या कन्फ्यूजन है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अभी जो गिनी इंडेक्स आया था उसमें इंडिया को वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटी गिनी इंडेक्स ने कहा है, 25.5 का स्कोर दिया गया है। तो इसमें कहा गया भैया हमारे यहाँ ना इनइक्वालिटी बहुत लो है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा काउंट्रडिक्ट करती है ग्राउंड रियलिटीज़ में, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ में भी इनइक्वालिटी प्रॉपरली विजिबल है इंडियन सोसाइटी में, डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट आप अगर देखा जाए ना डिफरेंट कैटेगरीज में आपको इनइक्वालिटीज़ दिखेंगी। तो आर्टिकल वही कह रहा है कि अभी भी प्रॉपर डेटा का यूज़ नहीं हुआ है, जो डेटा में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इक्वल हो रहे हैं हम लोग, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए जो पॉइंट कहे गए हैं, पहला ये है, कहा गिनी इंडेक्स जिससे हम लोग इतना उड़ रहे हैं, वो पहली बात तो उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो पहली चीज़ कही गई, जो तरीका है गिनी इंडेक्स करने का वो बहुत ही फ्लॉड है, मतलब इन द सेंस कि वो चीज़ बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है। वो गिनी इंडेक्स केवल फॉर्मल इनकम डेटा को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ तो मतलब मुझे भी लेजिट ही लगी ऑब्वियसली पढ़ने के बाद। आप खुद सोचो, इंडिया में क्या पूरी की पूरी वर्क फोर्स फॉर्मलाइज है, क्या हर एक का पीएफ अकाउंट खुला है? लेकिन जो गिनी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा है, ये किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है? सिर्फ फॉर्मल इनकम डेटा जो उसके पास प्रोवाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, केवल उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो उससे जो वाइड स्प्रेड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस क्या है, जो आपका एमजी नरेगा के वर्कर्स हैं, फिर जो आपका नॉर्मल लेबरर्स हैं, क्या उनके डेटा भी काउंट हुए हैं गिनी इंडेक्स में? तब कैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी खत्म हो रही है? ये तो वही चीज़ हो रखी है ना कि मान लेते हैं 100 लोग हैं यहाँ पे, और इसमें 100 लोगों में 50 लोग जो हैं बहुत ही निम्न वर्ग के हैं, लेकिन इनके पास कोई भी प्रॉपर इनका डेटा नहीं है, लेकिन बाकी जो 50 लोग हैं उनका एक डेटा है। तो उन डेटा को कैलकुलेट करके अगर गिनी कोफिशिएंट बना दिया जाएगा तो बाकी 50 तो रह ही जाएंगे ना। सेम सोचिए 140 करोड़ पीपल के रेफरेंस में क्या इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो। वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत है, टॉप 1% के पास 22% से ज़्यादा की इनकम है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं और ज़्यादा शो होती है। इनफॉर्मल सेक्टर इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ शो करती है आपकी बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स में शो करती है। जैसे एक लग्जरी कार ओनर है, वो 30 लाख की कार चला रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जो ड्राइवर है वो सालाना 3 लाख भी नहीं अर्न कर पा रहा है ढंग से। तो ये चीज़ डिस्पैरिटीज़ को शो करती है। वही सेम चीज़ कह रही है, जो गिनी इंडेक्स है उसकी लिमिटेशन से आपसे क्वेश्चन मेंस में कभी ऐसा पूछा जाए कि भाई साहब, अभी मैं आपको, चलो वो तो मैं क्वेश्चन समझा ही दूंगा, अभी यहीं पे बात कर लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो वर्क फोर्स में 35.9% ही केवल वुमेन है, और लीडरशिप रोल से बात की जाए केवल 12.7% वुमेन्स ही लीडरशिप रोल्स पे हैं। स्टार्टअप्स जो हैं देखते हैं हम लोग, वो 7.5% ही केवल वुमेन लेड कर रही हैं, बाकी सब पूरा आप कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस में चल रहा है। सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक नियम होते हैं, वो कहीं ना कहीं फीमेल को प्रॉपर रिसोर्सेज के एक्सेस, अपॉर्चुनिटी के एक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं। इसी से कनेक्टेड आर्टिकल आपके दिमाग में आने चाहिए जब मैंने कहा था कि अभी भी प्रॉपर फॉर्म में वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। मैंने स्टेम के बारे में आपको सुनाया था। स्टेम में क्या होता है? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ। तो यहाँ पे वुमेन ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं, लेकिन लेट्स से अगर 100 वुमेन जा रही है तो केवल 20 वुमेन ही यहाँ पे स्टेम में काम कर रही हैं आगे जाकर के। बाकी ऐसी क्या हो रहा है? दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड। तो ये चीज़ शो करती है कितना अभी अपॉर्चुनिटी का एक्सेस है। डिजिटल इनइक्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। 53% स्कूलों में अभी भी इंटरनेट कंप्यूटर्स प्रॉपर तरीके से नहीं फॉर्म हुआ है। ब्रॉडबैंड एक्सेस अगर हाउस होल्ड लेवल पे देखा 41.8% है। केवल 25% रूरल वुमेन के पास ही एक इंटरनेट एक्सेस कहा जाता है, ठीक है। और ये चीज़ देखी जाए मेन के बीच में 49% उनके पास है। तो ये इनइक्वालिटी दिखा रहा है, वुमेन के पास कितना है, मेन के पास कितना है। वर्चुअल एजुकेशन जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं सिर्फ डिजिटली प्रिविलेज लोगों के पास हुई है। अगर कोविड-19 की बात करें, वहाँ पे जब शटडाउन भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि जो रूरल लोग हैं उनके पास बहुत प्रॉफिट हुआ था, उन्हीं को हुआ था जिनके पास डिजिटल एक्सेस था। तो ये आर्टिकल पूरी की पूरी तरीके से हाईलाइट करता है कि भैया ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है बहुत बड़े लेवल पे। सिग्निफिकेंस क्या है? ये चीज़, अब सिग्निफिकेंस का मतलब केवल इंपॉर्टेंस नहीं होता, ये होता है कि क्या इसका रिलेवेंस है। तो गिनी ने अपना स्कोर तो बढ़िया दे रखा है, ठीक है, गिनी ने कहा भैया हम इक्वल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इनइक्वालिटी बहुत ही डीप और मल्टी डायमेंशनल है।
मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस इकोनॉमिक, जेंडर, डिजिटल और एजुकेशनल, इन सब ये सब डायमेंशंस हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। और जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे इक्वालिटी करने के लिए क्या करना होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी होगी हमें। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, हर जाति, वर्ग, तबके के इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, किसी भी जेंडर का इंसान हो। वही सेम जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात भी की जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो गिनी कोफिशिएंट फॉर्मल स्टैटिस्टिक को देखा गया, लेकिन लाइव जो रियलिटी है वो क्वेश्चन को रेस करता है कि भैया हम क्या ये जो गिनी के डेटा को है, क्या इस पर रिलाय कर सकते हैं और एक्चुअल जो प्रोग्रेस है उस पर रिलाय कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हम, मतलब ये जो आर्टिकल है उसका रेलेवेंस इसीलिए लगा। देखो अक्सर लोग कहते हैं भाई एडिटोरियल पढ़ो, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, बट मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू रीड एडिटोरियल? क्या आपने कभी ये सवाल पूछा है? आपको पता ही नहीं आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो। आप सोचते हो भैया वो करंट अफेयर आएगा। नेवर एवर, अपने दिमाग से ये वहम आप सब लोग निकाल दीजिए कि आप एडिटोरियल पढ़ के आप प्रीलिम्स में आप कर लोगे, कभी नहीं होने वाला। एडिटोरियल सिर्फ इसलिए पढ़ते हो ताकि आप कुछ एक दो पॉइंट्स निकाल के क्वेश्चन में डाल सको। कभी भी एडिटोरियल से आप पूरा उठा करके नहीं पढ़ सकते हो। एडिटोरियल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं, एडिटोरियल बहुत ज़्यादा वन साइडेड होते हैं चीज़ों में, या तो फिर वहाँ सिर्फ क्रिटिसिज्म हो रहा है या तो पॉजिटिविटी है। तो वहाँ पे कुछ एडिटोरियल को पिक करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ दे जो कि आपकी रिलेवेंस हो सके। या तो आप जर्नलिस्ट हो या तो आप कोई पॉलिटिकल प्रीचर हो, तब समझ में आए। लेकिन जब आपका एजेंडा क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा इन सब फालतू चीज़ों में नहीं जाना, आपने अपना क्लियर टारगेटेड गोल रखा हुआ है कि हमें सिर्फ अपने प्रीलिम्स मेंस पे फोकस करना है, तो मैं उसके लिए निकाल के लाता हूँ। तो ये चीज़ मुझे रेलेवेंट लगी क्योंकि आपको भी पता है ना, क्या हर एक का डेटा आपके गाँव में है जहाँ से गिनी को स्कोर हुआ होगा? नहीं। तो इस वजह से ये एक फॉर्मल डेटा रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन सवाल खड़ा करता है कि भैया क्या डेटा रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये होगा कि अगर गवर्नमेंट इस डेटा पे रिलाय करती है तो कहीं ना कहीं एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील होगी। हाँ भैया हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कर तो रहे हैं, लेकिन जिस डेटा का यूज़ कर रहे हैं कि ग्रोथ वाला, वो तो पूरी तरीके से फ्लॉड है। फ्लॉड इन द सेंस कि अभी प्रॉपर तरीके से वो मतलब कैलकुलेशन ही नहीं हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिससे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज कौन कहाँ, इनकम, जेंडर, डिजिटल एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें हटाई जा सकें। और जो गैप है, डिजिटल गैप, जेंडर गैप, इन सब को इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस एजेंडा में डालना चाहिए। सोशल जस्टिस अगेन ये आपका जीएस पेपर 2 में भी स्पेसिफिक हिस्सा है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? समाज में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना। न्याय मिलना मतलब अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या क्या हो रहा है? प्रॉपर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। साइकिल है, इसको आप एक ही चीज को जितना घुमा फिरा के अपने दिमाग बैठाओगे वो उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो गिनी इंडेक्स के बारे में बताते हैं। अब क्या है गिनी इंडेक्स? एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो इनकम और वर्थ इनइक्वालिटी एक कंट्री में जो होती है उसको मेजर करता है। 0 to 100 रेंज होती है। 0 परफेक्ट इक्वालिटी को शो कर, ध्यान रखिएगा 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है। इंडिया का स्कोर 25.5 है, इसलिए मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी ब्रैकेट में इसको डाला गया है। 2007 में सवाल पूछा गया है, द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सही है। रेपो रेट होता है, फिर एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई पैसा ले बैंक से और जब बैंक लोन ले रहा है, देखो बैंक को ही तो लोन चाहिए ना, हम लोग तो लोग बैंक से लोन, लेकिन बैंक को जब लोन लेना पड़ेगा वो कहाँ से लेगा? वो आरबीआई से लेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और जब आरबीआई ले लोन बैंक से तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोफिशिएंट इज in a country implies that there is perfect equal income for everyone in its population। तो अगेन 1 मैंने आपको क्या बताया, इसलिए मैंने कहा 0 समझ के रखिएगा। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी होती, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 1 इक्वालिटी नहीं है। तो A इज ओनली राइट स्टेटमेंट। 2007 में हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ईयर पे मत जाओ सर ये तो पुराना है। अभी कोई आप रिसेंटली मॉक लगाओगे वहां पे डेफिनेटली गिनी कोफिशिएंट किसी न किसी फॉर्म में बहुत ही डिफिकल्ट करके बना के दे देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन पेपर बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स पे ही पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर करते हैं। मैंने क्या कहा था? कैपिटलिज्म ने वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेके आई है, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी लेके आई है, लेकिन
अगर इसमें देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, वाइड डिस्पैरिटीज बनी है रिच और पुअर में, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ी है। वही चीज़ तो मैंने अभी इसके पहले वाले आर्टिकल में बात की गई। तो इस कनेक्ट में, इस स्टेटमेंट को कनेक्ट करके आप ये बताइए, क्या हमें ये विश्वास करना सही होगा हमारा कि हमें कैपिटलिज्म को हम या कैपिटलिज्म का यूज करके हम इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में कर सकते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? हर एक कास्ट का, हर एक जेंडर का प्रॉपर इक्वल पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं कैपिटलिज्म का सहारा लेकर के, या नहीं कर सकते? तो उसका इंट्रोडक्शन देखिए। कैपिटलिज्म विद इट्स फोकस ऑन प्राइवेट ओनरशिप, मतलब ये सिर्फ देखिए, आप नोटिस करिए यहाँ की सिर्फ 3 से 4 वर्ड में केवल कैपिटलिज्म का फोकस आ गया। कैपिटलिज्म विद इट्स फोकस ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, उसने ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी में मदद तो की है, लेकिन उसने क्या हुआ है, रिच और पुअर डिवाइड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हाईलाइट कैसे होता है? रीसेंट गिनी इंडेक्स से। देखिए, आप इंट्रोडक्शन कर तो रहे हैं, 2014 का सवाल है, लेकिन आप प्रेजेंट में जब आंसर कर रहे हैं तो प्रेजेंट का डेटा आप डालिए। हमें पता तो है कि भैया कैपिटलिज्म का मतलब होता है मार्केट ड्रिवन चीजें, लेकिन कैपिटलिज्म से जो इंक्रीजिंग रिच और पुअर डिवाइड है वो शो होता है रिसेंटली गिनी इंडेक्स में। यहाँ पे 25.5 डाल दोगे, आहा बहुत बढ़िया बन जाए, मतलब यूपीएससी वाला देखेगा भैया, मतलब गिनी कोफिशिएंट पढ़ा है बच्चे ने, ये चीज अलग ही हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो उससे कंसर्न रेज होता है कि क्या सूटेबिलिटी, इक्विटेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, क्या वो सही है या नहीं है? कंसर्न्स की बात करें तो पहले ये समझ लो क्या क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट कैपिटलिज्म क्या है? वेल्थ क्रिएट हुई, जॉब अपॉर्चुनिटी आई, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये सब क्या है? ये सब फायदे हैं कैपिटलिज्म के। इन सिंपल टर्म मैंने लिख दिए हैं, पढ़ोगे आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या है अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म की? पहली बात है इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी। वही चीज बात की, एज सीन फ्रॉम गिनी इंडेक्स, इंडियाज इनइक्वालिटी इज राइजिंग, है ना। रीजनल डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी क्या अर्बन एरियाज में भी उतनी है? आंसर इज नहीं, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है जब अनरेगुलेटेड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में फोकस होगा, तो भैया प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा ना, मतलब ये कैपिटलिज्म तो नुकसानदेह होगा। जॉबलेस ग्रोथ भी बहुत होती है, जैसे आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं अब एआई का यूज़ कर रहे हैं। एआई इतने बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है कि अब जॉबलेस ग्रोथ होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस इतनी ज़्यादा लेबर सोर्स है, उस लेबर फोर्स है, उनको प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो जॉबलेस ग्रोथ ही तो होगी। अब नीड फॉर इंक्लूसिव कैपिटलिज्म इन इंडिया, ठीक है, क्या क्या नीड्स हैं? पहली बात तो रेगुलेटेड फाइनेंशियल नॉर्म्स होना, जैसे आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात की। अक्सर क्या होता है, एक इंसान के पास बहुत पैसा है, मैंने आपको बताया ना, अगर एआईएफ में किसी को पैसा लगाना है तो 1 करोड़ तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो 1 करोड़ अगर एक्स्ट्रा है तो ये लोग क्या करते हैं, चलो टैक्स देने से बजाय एआईएफ में डाल दो उठा करके, तो लोग पूलिंग कर देते हैं जो अपने एक्सेसिव पैसे की। तो इस चीज़ को लेकर के आरबीआई ने फाइनेंशियल नॉर्म्स निकाले जिससे डिपॉजिटर का पैसा बचा रहे। फिर ये एक इंक्लूसिव कैपिटलिज्म हमें ये करना होगा कि सपोर्ट एमएसएमई और एनबीएफसीज। एमएसएमई में क्या होता है, मीडियम स्केल आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होती हैं, उसमें बहुत ही लो लेवल पे जो एंटरप्राइजेस हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ग्रोथ होगी, जॉब बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं जो अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स हैं वहाँ पर भी पैसा पहुँचेगा इससे। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे डीबीटी हो गया, मनरेगा हो गया, इन सब के द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। वेल्थ इन द सेंस डायरेक्टली पैसा नहीं, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लोन्स भी प्रोवाइड करती है, मुद्रा लोन हो गया, ये सब हो गया। तो कैपिटलिज्म इंक्लूसिव होना चाहिए, वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए कि भैया ये कैपिटलिज्म अच्छा है, नो डाउट, नो वन कैन डिनाई दिस थिंग। सोशलिस्ट बनना केवल एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो हम इसीलिए मिक्स्ड कहे जाते हैं। हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और हम लोग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। बट करंट सिनेरियो ये है कि भैया 1% के पास पूरे इंडिया की मैक्सिमम वेल्थ इस समय एग्जिस्ट कर रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की भी डिमांड करती है। ठीक है, ग्लोबल लर्निंग जैसे नॉर्डिक मॉडल देखा जाए तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज मतलब क्या है, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जब आपका बोलते हैं ना, मान लो ये यूरोप है आपका, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो उसमें जो आपकी ऊपर लेवल पे जितना बर्फ के वाला देख रहे हो ना, वो सब नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी मॉडल है, सोशल वेलफेयर भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें एग्जाम्पल सेट करते हैं। नॉर्वे एग्जाम्पल देखो, स्वीडन एग्जाम्पल देखो, फिर फिनलैंड एग्जाम्पल देखिए, तो शोकेस करते हैं। ठीक है,
फिर आपका वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही कि हमें अपने जो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ हम जब देखेंगे किस तरीके से अलाइन करना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंक्लूसिव कैपिटलिज्म लेके आएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ कंक्लूजन में आप लिखिए, प्योर कैपिटलिज्म इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के लिए सही नहीं होगा, लेकिन रेगुलेटेड कैपिटलिज्म विद स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसीज जो होंगे वो एक वायबल पाथ होगा। इसलिए इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच, जहां पे ग्रोथ इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि वो शेयर ना हो पाए, लेकिन इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, वही सेम देखिए, आप नोटिस करिए क्वेश्चन कितना बड़ा, लेकिन क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके मैंने आपके सामने आंसर लेके प्रॉपर पेश कर दिया। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।